बिहार में फिर नीतीश बाबू। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। फिर से 8वीं बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार। बिहार की 8वीं बार उन्होंने शपथ ली है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। राजभवन में राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी की पत्नी भी मौजूद रही। तो आज शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम, जिसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तेजस्वी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और 8वीं बार आज नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो बिहार में कितनी तेजी से घटनाक्रम बदला, आपको याद होगा पिछले 2-3 दिनों में ही ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था, बयानबाजी हुई और उसके बाद जेडीयू ने डिसीजन लिया कि वो बीजेपी से अब अलग हो जाएगी और आखिरकार हुआ भी यही। के आदेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेगा। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है। मैं अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करता। तो बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब बिहार में महागठबंधन की ये सरकार, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा कि वो पुरानी जगह जाके खुश हैं। तो बिहार में बहुत जल्दी से घटनाक्रम बदला पिछले 3-4 दिनों के अंदर, और पिछले कई दिनों से हालांकि इसकी शुरुआत अंदर खाने चल रही थी और आखिरकार ये जेडीयू ने स्पष्ट किया, क्लियर किया, डिसीजन लिया कि उसको बीजेपी से अलग होना है। तो कब सीएम बने नीतीश कुमार, ये देखिए 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2010 तक वो सीएम रहे पहली बार। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 से 25 नवंबर 2010 तक दूसरी बार सीएम रहे। तीसरी बार 26 नवंबर 2010 से 19 मई 2014 तक सीएम रहे नीतीश कुमार। और चौथी बार 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक सीएम रहे। और उसके बाद 5वीं बार 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के। छठी बार 27 जुलाई 2017 से 12 नवंबर 2020 तक मुख्यमंत्री रहे। और 7वीं बार 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक। और आखिरी यानी कि 8वीं बार भी उन्होंने शपथ ली। और ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम था वो बहुत तेजी से बिहार में बदला और बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हुई हैं। आगे बढ़ते हैं खबर पटना से। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। तो शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होनी है। शपथ ग्रहण के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक आज होने जा रही है मुख्य सचिवालय में। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो चुका है। तो बिहार में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सियासी बदला है उसको लेकर हम चर्चा भी करते हैं। अब मेरे साथ विपिन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी आपका।
मेरे साथ रजनी भी हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ रही हैं। रजनी, सबसे पहले आज का अपडेट आपसे समझना चाहेंगे। शपथ ग्रहण हो गया, अब आगे क्या होगा? शाम को बताया जा रहा कि कैबिनेट की एक बैठक भी होनी है। रजनी, चलिए हम दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम बिहार में हुआ है, उससे नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि वो पुरानी जगह जाके खुश हैं। विपिन शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपिन जी, आपको आवाज आ रही है? तेजस्वी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और बिहार में अब महागठबंधन की है सरकार। विपिन शर्मा जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपिन जी, ये पूरा सियासी घटनाक्रम जो बिहार में हुआ, हालांकि बहुत दिन से चल रहा था। जब इफ्तार पार्टी आपने देखा होगा, उस समय नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर गए थे, तब से ही बहुत राजनीतिक पंडितों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि क्या आगे होने वाला है, क्या ये जो मिलन हो रहा है ये आगे भविष्य में इसकी जो पटकथा है वो लिखी जानी शुरू हो चुकी है। उस समय किसी को विपिन जी समझ नहीं आया, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में बहुत तेजी से घटनाक्रम बिहार में बदला और नीतीश कुमार ने आखिरकार बीजेपी का दामन छोड़ दिया और वो चले गए आरजेडी के पाले में और कहा उन्होंने कि मैं पुरानी जगह जाके खुश हूं। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, बिहार का ये पूरा जो सिनेरियो घटनाक्रम है सियासी, इसको आपने किस तरह से देखा? क्या आपको भी उम्मीद थी कि इतनी जल्दी से पाला बदल देंगे नीतीश कुमार? देखिए, केवल नीतीश कुमार की बात नहीं है कि यहाँ पर बिहार का कोई भी नेता हो, तो जिस तरह से क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मैच का पासा किस तरफ रुख कर जाएगा। उसी तरह से बिहार की राजनीति में वही बात लागू होती है। यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और आप राजनीति में तो वैसे ही बोला जाता है कि आप कोई भी संभावना को नकार नहीं सकते या नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब पहले बाजी मारी थी, पहले मिलकर सरकार बनाई थी, गठबंधन करा था आरजेडी ने जेडीयू के साथ, तो वहां पर भी उस समय जो सियासी जानकार थे उन्होंने एक बात बोली थी, जितने राजनीति की अच्छी जानकारी रखते तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर पासा पलट सकता है और यहाँ पर नीतीश कुमार दूसरी तरफ रुख कर सकते हैं, भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। तो उस समय कई लोग जो बात सुन रहे थे तो वो उसको हल्के में ले लिया, लेकिन ये हकीकत में बदली बात। और अभी भी ये जो एकाएक हुआ है, जो घटनाक्रम चल रहा था और इफ्तार पार्टी का आपने वर्णन करा, तो निश्चित बात है वहां से यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब उनके जो तेवर है वो नरम हो रहे हैं और वो आरजेडी की तरफ जाना चाह रहे हैं या उनको कुछ संकेत मिल रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। तो वही हुआ जिसके हम लोग अटकलें लगा रहे थे और एक अनुमान लगा रहे थे। लेकिन अभी भी देखिए, क्योंकि असल मुद्दा क्या है कि दोनों हाथ में लड्डू। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, भले ही विधानसभा के चुनावों में उनकी कम सीटें निकली जेडीयू की, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वही कायम है, पहली बात। और दूसरी बात, 2024 के लिए उन्हीं को प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि अभी तक क्या बोलते थे, विपक्ष बनाम मोदी, और एक नारा चल रहा है जैसे दुनिया बोलते हैं, हिंदुस्तान दो धड़ों में बंट चुका है। एक जो मोदी प्रेमी है और एक जो मोदी से नफरत करते हैं।
तो यहाँ पर बार बार एक बात बोली जा रही थी कि विपक्ष हमारा कमजोर पड़ रहा है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है कि जो चुनौती दे सके नरेंद्र मोदी को। तो यहाँ पर क्योंकि सारी इन्होंने कोशिश कर ली, अलग अलग नेताओं को कोशिश करी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, खुद बोला जाता है रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस हैं, और तो इसीलिए नीतीश कुमार के बारे में ये बोला जा रहा था कि वो अगर सामने खड़े हो जाए, तैयार हो जाए, लेकिन क्योंकि वो भाजपा के पाले में थे, एनडीए के गठबंधन में थे, तो वहां पर वो चीज मुमकिन नहीं हो सकती थी। लेकिन किसी तरह से, क्योंकि राजनीति में हर एक कोई भी संभावना को आप नकार नहीं सकते, तो वही बात हुई है सामने कि 2024 का चुनाव, बड़ा वाला चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये रणनीति में बदलाव लाए होंगे। और वो अलग बात है, बोला जाए कि भाई यहाँ पर सांप्रदायिक बात करी जाए या विचारधारा से, तो इतने समय जो साथ रहे गठबंधन में, तो क्या तब उनको विचारधारा दिखी नहीं भाजपा की? ये भी सवाल बनता है। ठीक है विपिन जी, आप बने रहेगा मेरे साथ, आगे हम चर्चा इस पर आगे और भी करेंगे कई पहलुओं पर। रजनी शर्मा हमारी संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बिहार से। रजनी, आज शपथ ग्रहण हो चुका है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली है, कैबिनेट की बैठक बताया जा रहा है शाम 5 बजे होनी है। क्या कुछ अपडेट है आज पूरे इस घटनाक्रम को लेकर? सुबह से क्या कुछ चीजें हुई और कितने बजे कैबिनेट की बैठक होनी है आज? देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 8वीं बार के कार्यकाल में 5 बजे शाम में निर्धारित किया गया। पटना के सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और ये भी आकलन लगाया जा रहा, अंदेशा है कि शायद आज के इस बैठक में निर्णय लिया जाए कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और मंत्रिमंडल के विस्तार में किस किस चेहरे को शामिल किया जाए और मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से किया जाए। क्योंकि अब तक जो सामने आया है उसमें ये है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू बीजेपी में लगभग बात तय हो गई है। 13 सीटों पर जेडीयू अपनी मंत्री उतारेगी, तो कुल 15 सीटें आरजेडी के खाते में जाएगी। और हम चूंकि शामिल हो गया है महागठबंधन में से 1 सीट हमको जाएगी और 4 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाने वाली है। तो बताते चलो कि ये सारी तैयारियां किस तरह से करनी है, या फिर ऐसे भी एक कोरम होता है कि जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं तो उसके तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। तो उसके तहत आज ये कैबिनेट की पहली इस मंत्रिमंडल इस कार्यकाल का पहला बैठक है। क्योंकि थोड़ी देर पहले 2 बजे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। हालांकि आज कोई और किसी और मंत्री ने शपथ नहीं लिया है, लेकिन जो 2 लोग हैं वो बैठेंगे, मंत्रणा करेंगे और आगे का मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से हो, किस तरह एक्सपेंशन हो मंत्रियों का, या फिर विधानसभा की किस तरह से गठन की जाए। क्योंकि तो ये भी बताया मैंने कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है महागठबंधन, तो विधानसभा अध्यक्ष की भी चुनाव होनी है, इसमें भी बहस होनी है। तो ये 3 तमाम मुद्दों को लेकर आज की ये कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक के बाद कई और नीति निर्णय लिए जाएंगे। जी बिल्कुल। और क्या कुछ जानकारी मंत्रियों को लेकर, किसके कोटे से कितने मंत्री बनेंगे रजनी, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट? देखिए, ये कहा जा रहा है कि कुल जो 35 मंत्री बनेंगे उस 35 मंत्री में 13 जेडीयू के कोटे की बात करें तो 13 मंत्रियों के पद जेडीयू के खाते में आए हैं। तो 15 मंत्रियों के पद जो हैं वो आरजेडी के खाते में गए हैं, 4 कांग्रेस के खाते में गए हैं और 1 हम के खाते में गए हैं। जहां तक नामों की बात है तो नामों पे चर्चा अभी भी जारी है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी खेमे की बात करें तो तेज प्रताप यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ श्याम रजक के भी नाम सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो मदन मोहन झा का नाम सामने आ रहा है। अजीत शर्मा है भागलपुर के विधायक और बड़े ही कांग्रेस के वरिष्ठ और बहुत ही वाचाल नेता कहे जाते हैं ये। तो इनकी बात चर्चा हो रही है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए शायद इन्हें ऑफर किया जाए। और लेसी सिंह है जेडीयू से और विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, इन तमाम लोगों को जेडीयू खाते से बनाए जाएंगे। लेकिन किसको क्या विभाग मिलेगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के खाते में एनडीए सरकार में जो पद हुआ करता था वो तमाम पद चला जाएगा आरजेडी के खाते में। और जिस तरह से नीतीश कुमार से मांग की थी तेजस्वी यादव ने कि उन्हें गृह विभाग दे दिया जाए, तो फिलहाल ये खबर आ रही है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे। अच्छा, बिहार में किस तरह की चर्चाएं हैं इस गठबंधन के टूटने के बाद बीजेपी और जेडीयू का? किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है? क्या उनको आभास था, अंदाजा था कि ये होना ही है, आज नहीं तो कल? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के नेताओं में काफी आक्रोश है और चूंकि लास्ट तक कोशिश जारी थी। जिस तरह से सरकार टूटने की जब कवायद शुरू हुई थी, जब चर्चाएं शुरू हुई थी और उसके बाद
खुद अमित शाह ने फोन करके नीतीश कुमार से बात की थी। उसके बाद ये कहने लगे थे बीजेपी के नेता कि नहीं, सारी बातें सही हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बिहार आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि 2025 में जितनी छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों का अस्तित्व खत्म कर दिए जाएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को खटक गई थी। उन्हें ये लगने लगा था कि कहीं उनकी भी स्थिति महाराष्ट्र वाली नहीं हो जाए। और ऐसे में जब आरसीपी ने दामन छोड़ा और आरसीपी जब बगावती हो गए और आरसीपी ने ये बयानबाजी देनी शुरू की कि जेडीयू के आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक हमारे कांटेक्ट में है, तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक बार फिर से डर सताने लगा कि क्या वाकई महाराष्ट्र वाली पुनरावृत्ति बिहार में भी दोहराई जाएगी। और इसी बात से असहज होते हुए आनंद फानन में ये फैसला लिया गया। हालांकि इस फैसला को लेने के बाद जब मुख्यमंत्री राजभवन से निकले तो उन्होंने ये भी स्पष्ट तौर पर कहा कि कई बार ऐसी मामले आते थे जब एनआरसी वगैरह के मुद्दे हो या फिर बिहार में जिस तरह से अग्निवीरों के मामले हुए या फिर जाति आधार पर जनगणना की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय मैं खुलकर बोल नहीं पाता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी पार्टी की बातों को नहीं रख पा रहा हूं। और ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के बीच में बिहार की जनता पीस रही है। तो जनता का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि यही वजह रही कि मैंने दरकिनार किया और एनडीए को छोड़कर एक बार फिर रजनी, आप बने रहेगा, बिल्कुल आगे भी आप जुड़े रहेगा, आगे हम चर्चा करेंगे लगातार। विपिन जी भी मेरे साथ जुड़े। विपिन जी, क्या ये बात सही है जो रजनी जिस बात का जिक्र कर रही है, आरसीपी का उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद जब जेपी नड्डा का वो बयान की क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हो गए, उनको डर लगने लगा था कि जेडीयू कहीं खत्म हो जाए, इसीलिए उनको ये फैसला लेना पड़ा आनंद फानन में, बहुत जल्दबाजी में? देखिए, ये कहना कि एकाएक ये फैसला लिया गया है तो ये बात मुमकिन नहीं है। मैं कई बातों से जो रजनी जी ने बोली हैं उनके साथ मैं इत्तेफाक रखूंगा। अग्निवीरों की बात करी, एनआरसी की बात करी, तो बात समझ आती है कि यहाँ पर नाराजगी चल रही थी क्योंकि अलग विचारधारा है जेडीयू की। लेकिन नीतीश कुमार बड़े सुलझे हुए नेता है। 8वीं बारी अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और कार्यभार संभाल रहे हैं तो ये बात समझनी पड़ेगी कि उनका जो राजनीति का अनुभव है वो बहुत गहरा है और यहाँ पर वो उनकी बातों का हल्के में नहीं ले सकते। तो उसके पीछे हमें मामले की तह तक जाना चाहिए कि क्या कारण रहा होगा। इसके पीछे ये भी बात सही है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब ऐसा बयान दिया कि यहाँ पर जितनी छोटे दल हैं उनका वर्चस्व पे सवाल लग जाएगा या उनको वो कायम नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर खुद भी जेडीयू की जो स्थिति है ज्यादा कोई मजबूत नहीं है। उनके पास अगर कोई मजबूत कोई उनका जो सबसे बड़ा मजबूत फैक्टर है वो नीतीश कुमार खुद है। क्योंकि यहाँ पर चाहे कुछ भी स्थिति बन जाए, चाहे आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार बने चाहे भाजपा के साथ बने, ये तो जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ये भले ही उनकी सीटें कम निकली हैं तो ये तो एक बड़ा कड़वा सच है जो सबको निगलना पड़ेगा। जो भी राजनीतिक दल उनके साथ हाथ मिलाता है, भले ही उनकी सीटें कम है और जी लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर जब इस बारी गठबंधन हुआ, सरकार दोनों ने मिलकर बनाई, भाजपा ने और जेडीयू ने, तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर उनको थोड़ा लो प्रोफाइल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कमान उनके हाथ में रही थी नीतीश कुमार के। तो ये कहना, आप तो कोई भी दलील दे सकते हैं कि यहाँ पर नाराजगी बड़े समय से चल रही थी। जब पत्रकारों से वो अपने विचार साझा कर रहे थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने बोला, बड़ी बातें बोली कि नाराजगी चल रही थी, पता चल जाएगा। बाकी जेडीयू के जो प्रवक्ता थे वो आके खुल के बोल रहे थे नाराजगी बड़े समय से चल रही थी। तो ये सवाल एक आम आदमी पूछेगा कि क्या बिहार वासियों के विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है? जो जनादेश मिला था, जनादेश दिया, उसके साथ विश्वासघात हुआ। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, देखिए इसके पीछे कर्नाटका में भी सबसे ज्यादा सीटें किसने निकाली थी चुनाव में? तो वो भाजपा ने निकाली थी। लेकिन सरकार किसकी बनी पहले? और उसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाविकास अघाड़ी का गठन क्यों हुआ? एकाएक अचानक शिवसेना को संजय राउत फैक्टर जो था उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर रोटेशनल सीएम बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवसेना का बनेगा, और वो अड़ गए थे उस बात को लेकर, जिसके कारण इनका गठबंधन टूटा शिवसेना का और भाजपा का। तो फिर महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दलों ने हाथ मिलाया। उसके बाद क्या हुआ वो भी सबके सामने है। तो ये जो ऑपरेशन लोटस का जो जिक्र हो रहा है, मैं उस पर भी थोड़ा विचार रखना चाहूंगा कि ये भी सब राजनीतिक दल मद्देनजर रखते हैं
कि यहाँ पर जो ऑपरेशन लोटस हुआ है, क्योंकि दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है और हर एक नेता जो सुलझा हुआ नेता है वो सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनको ये समझाया गया हो या उनके संज्ञान में ये बात लाई गई हो कि 2024 का आपसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है या आपसे ज्यादा चुनौती कोई नहीं दे सकता नरेंद्र मोदी को, तो वहां पर लगता है कि वो मान गए होंगे सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पर दोनों हाथों में लड्डू। तो ये बातें बड़ी साफ है अब कि यहाँ पर एक तरफ, क्योंकि यहाँ पर 2024 तक आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उसके बाद आप पीएम कंटेंडर बन जाएंगे, तो ये तो एक विन विन सिचुएशन होगी कि यहाँ पर तो जेडीयू की बल्ले बल्ले है। जी, लेकिन रजनी, अगर आप हमारे साथ बनी हुई हैं तो क्या ये सहमति बन पाएगी? क्या सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरा, लोग तो यहाँ सवाल पूछेंगे ना कि जिन पर आप पहले निशाना साधते थे, जंगल राज कहते थे, कई बड़ी बड़ी बातें नीतीश कुमार ने कही हैं, आप फिर से उनकी पाले में जाकर बैठ गए हैं, तो ये भरोसा नहीं टूटेगा क्या बिहार की जनता का? देखिए, बार बार इसी बात की दुहाई दे रहा है बीजेपी आज जब धरने पे बैठी है तो बीजेपी का यही कहना है कि नीतीश कुमार को जो मैंडेट मिले हैं, जनता ने जो उन्हें स्वीकार किया था वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ थे, इसलिए स्वीकार किया था। तो अब ये बातें अब नीतीश कुमार कैसे प्रूव करेंगे, लोगों के बीच में जाकर उन्हें क्या कुछ बताएंगे, किस तरह से वो अपनी सफाई देंगे, अब इसका निर्णय अभी बाकी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कल तक जिनसे दूरी थी आज वो काफी करीब हो गए। बताते चलो कि जिस समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेकर और आगे बढ़े, जब राज्यपाल मंच से उतरे, उसी दरमियान मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गले लगाया। तो आप जो कल तक एक दूसरे को देखकर दूरियां थी, आज वो गले लग रहे हैं। तो इसके भी कई मायने उन्होंने सोच रखे होंगे। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि उन्होंने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि जाति आधार पर जनगणना जैसे मुद्दे हुए, विशेष राज्य का दर्जा है, ये तमाम चीजें बिहार को नहीं मिल रही थी। बिहार सफर कर रहा था, बिहार की जनता सफर कर रही थी, स्पेशल पैकेज बिहार को नहीं मिल रहा था। बिहार में जाति आधार पर जनगणना पर रोक लगी हुई थी। केंद्र सरकार के साथ रहने के बावजूद भी ऐसी सुविधाएं बिहार को नहीं मिल रही थी। अग्निवीर में सबसे ज्यादा बिहार जला, लेकिन इसका विरोध नीतीश कुमार नहीं कर पाए। उन्हें इस बात का भी मलाल है कि एनडीए में रहने के चलते मैं इसका विरोध नहीं कर पाया। तो ये तमाम बातें अब वो जनता को बरगलाएंगे, जनता को बताएंगे कि इन तमाम मुद्दों के लिए, और उन्होंने एक ही स्वर में कहा है कि मैं जनता के लिए मैं अलग हुआ हूँ और हमारी पार्टी के लोगों ने कहा है अलग होने को, इसलिए मैं अलग हुआ हूँ। तब तो ये तमाम बातें, ये तमाम बहाने बनाने ही पड़ेंगे जनता के बीच में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शपथ ग्रहण के पहले क्या, कल जब इस मंत्रिमंडल के गठन की ही बात हुई थी, उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने अपनी ओर से कहा था कि हम चुनाव जीते थे युवाओं को रोजगार देने। ठीक है रजनी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। विपिन जी मेरे साथ। विपिन जी, अब सवाल ये है, देखिए वक्त भी कम है, सवाल अब ये है कि ये गठबंधन चलेगा कितना, क्योंकि गठबंधन का इतिहास हम सब जानते हैं कि वो बनता बहुत जल्दी है, लेकिन वो चलता कितना है ये सबके सामने तस्वीरें और उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश का है, बिहार का भी उदाहरण है, इससे पहले भी गठबंधन हुए हैं, लेकिन चलेगा कितना, पहला सवाल तो ये है। आपको कितना दूर तक ये गठबंधन जाता हुआ, जोड़ी जाती हुई नजर आ रही है? दूसरा ये कि बीजेपी से जेडीयू जो अलग हुई है, उससे बीजेपी को फायदा है या जेडीयू को नुकसान है? बहुत आपने बढ़िया सवाल पूछा है, मैं साधुवाद दूंगा आपको, क्योंकि लगता है आपने मस्तक से मेरे विचार पढ़ लिए आपने, क्योंकि मैं यही इसी पे अपने विचार रखना चाह रहा था। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बात बोली कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये अगर भाजपा के जो संगठन है या कार्यकर्ता हैं जितने बिहार के, तो वो अगर नाराज हैं, आक्रोश है उनके मन में, महाधरने पे बैठे हुए हैं और अभी कई ब्लॉक लेवल पे करेंगे, तो वहां पर जो आप आरजेडी की भी स्थिति को ज्यादा अच्छी नहीं है, वो भी इस समय बड़ी पैनी नजर बना के बैठेंगे इस स्थिति पर कि ये, क्योंकि भरोसा खो चुके हैं नीतीश कुमार। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है इस बात पे कि यहाँ पर अगर वो पाला पलटते हैं, बार बार अपनी स्थिति बदलते हैं, अपना रुख बदलते हैं और जो दूसरे के साथ, विपक्ष के साथ जाके हाथ मिला लेते हैं, तो यहाँ पर ये बात निश्चित बात है, आरजेडी के जितने नेता हैं और खासतौर पे तेजस्वी यादव, ये लोग जितने वरिष्ठ हैं, ये लोग उस बात को मद्देनजर रखेंगे, उसको भुलाएंगे नहीं, एक पल भी भुलाएंगे नहीं। वो समझेंगे कि यहाँ पर कभी भी ये पासा पलट सकता है, बिहार की राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। तो ये अभी तो देखिए वेट एंड वॉच होगा, अभी 2024 में कुछ समय बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपने पूछा फायदा किसका होगा, अभी तो जो फायदा हुआ है, तो ये तो दोबारा इन्होंने अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब हो गए हैं आरजेडी,
तभी वो बार बार लालू प्रसाद की बेटी ने ठीक वो है, ठीक जो ट्विटर पे भेजा जी। कि ट्वीट करा कि भाई लालटेन धारी की वापसी हो रही है और ठीक है। दोबारा वो दौर आ गया है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत कुछ इसके मायने हैं कि यहाँ पर अब दोबारा अगर आरजेडी की वापसी हुई तो ठीक उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन साथ में भाजपा के लिए भी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, ये पब्लिक सब समझती है। तो बिल्कुल यहाँ विपिन जी। पर आने वाले वक्त में देखना होगा। 2024 में इस आप संभावना को नकार नहीं सकते कि यहाँ पर उसका फायदा ठीक जो है तो अभी तक विपिन दावे जी, कर रहे हैं भाजपा माफी चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे, समय दिया, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नफा नुकसान क्या होगा देखना होगा आने वाले वक्त में, गठबंधन चलता कितना, और सबसे ज्यादा एक मैसेज जो जनता में जाएगा वो क्या जाएगा। बिहार की जनता को ये सब कुछ तय करना है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी से अलग हो चुके हैं नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज सुबह आपने देखा होगा बड़ी बहस में। फिलहाल इस चर्चा में इतना है, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।